रिसर्च फिलॉसफी के हवाले से आज की इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी हैं और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे समझेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि फ़िलॉसफी बेसिकली होती क्या है। इतना तो सब जानते हैं कि रिसर्चर के बिलीव्स और एजम्पशंस को रिसर्च फिलॉसफी कहा जाता है। इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ इधर उधर से पढ़ के अपने मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में रिसर्च फिलॉसफी के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट भी लिख देते हैं, उसमें एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी वगैरह को भी डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हम खुद क्लियर होते नहीं हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। हमने एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आप अपने ज़हन में एक चीज़ बिठा लें कि ये जो बिलीव्स और एजम्पशन वाली बात है ना, ये ऐसी हवा में नहीं की जाती। वाक़तन कुछ ना कुछ ऐसी आपकी एजम्पशंस होती हैं जो आपकी ओवरऑल रिसर्च के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं और आप कुछ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी में जो रिसर्च डिज़ाइन में आप जितना भी कंपोनेंट्स मुख्तलिफ जो भी अप्रोचेस टूल्स एंड टेक्निक्स चूज़ करते हैं, आपकी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन एजम्पशंस की वजह से ही एक खास ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करते हैं। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 तरह की बुनियादी एजम्पशंस होती हैं, जिसमें ओंटोलॉजी आती है, एपिस्टेमोलॉजी आती है और एक्सियोलॉजी आती है। ये 3 एजम्पशंस अगर आपको समझ आ जाएंगी तो आपको मुख्तलिफ रिसर्च फिलॉसफीज़ जो हैं उनका फ़र्क भी, आपस में क्या फ़र्क है, एक दूसरे में क्या डिफरेंस है, वो भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है ओंटोलॉजिकल एजम्पशन, जिसे नेचर ऑफ रियलिटी के तौर पर कहा जाता है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज की डोमेन में अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो ओंटोलॉजिकल एजम्पशंस रेफर करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स को। आप किस नज़र से देख रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी को कैसे देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स, उनकी वर्किंग लाइफ, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उन सबको आप कैसे देख रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, एक मिसाल के ज़रिए से ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज आप रिसर्च कर रहे हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, आपका वेरिएबल है, उसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। अब एक काफ़ी सारा टाइम ऐसा गुजरा है कि जब रिसर्चर्स की जो ओंटोलॉजिकल एजम्पशन थी नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में वो ये थी कि रेजिस्टेंस टू चेंज हमेशा एक नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो चेंज नहीं होना चाहते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लॉन्ग टर्म एक सफरेज होगी और उसकी एफिशिएंसी जो है वो इन्हेंस नहीं हो सकेगी। जाहिर है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की जाएगी, नए प्रोसीजर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। रिसर्चर का ये बिलीफ रहा एक लंबे अरसे तक और ये उनकी एक ओंटोलॉजिकल एजम्पशन रही, जिसकी वजह से वो इस एजम्पशन की वजह से उनके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे कि रेजिस्टेंस टू चेंज को मिनिमाइज कैसे किया जाए, एम्प्लॉइज़ में से रेजिस्टेंस टू चेंज को एलिमिनेट कैसे किया जाए। उनके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही, जाहिर है उनकी एजम्पशन थी ये कि रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी को लेके ओंटोलॉजिकल एजम्पशन ये थी, तो वो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब रिसेंट कुछ ऐसी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की गई जिसमें मॉडर्न जो रिसर्चर्स थे उन्होंने रेजिस्टेंस टू चेंज को एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे, एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे देखा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये बेसिकली, उन्होंने इस तरह से इसको देखा कि जी ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव होती है क्योंकि इसकी वजह से जो चेंज आ रहा होता है उसके कुछ क्वेश्चनेबल या कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दे सकते हैं उनको इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो अब आप देखें कि नेचर ऑफ रियलिटी को लेकर उनकी एजम्पशन चेंज होगी। पहले रेजिस्टेंस टू चेंज जो थी वो नेगेटिव फैक्टर था, उसके बाद वो पॉजिटिव फैक्टर, अब उसे पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे देखा जाने लगा। और अब इस वजह से ये जो ओंटोलॉजिकल एजम्पशन चेंज हुई, इसकी वजह से रिसर्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे रिसर्च स्टडीज में वो क्या सामने आने लगे कि रेजिस्टेंस टू चेंज को पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए, एक्सीलेंस के लिए, एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी के लिए। तो आपने देखा कि सिर्फ एक ओंटोलॉजिकल एजम्पशन चेंज होने की वजह से रिसर्चर्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज हो गए। तो ये चीज़ आपकी फिलॉसफी में जो ओंटोलॉजिकल एजम्पशन होती है वो बेसिकली ये होती है और ये इस तरह से आपकी रिसर्च को, आपके रिसर्च क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, रिसर्च डिजाइन को इंपैक्ट करती है। अब उसके बाद आती है दूसरी चीज एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, ये ओंटोलॉजिकल एजम्पशन की निस्बत थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको आप नहीं समझ सकते बगैर उसके एग्जाम्पल के, वो इतना क्लियर नहीं होता। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है कि सोर्स ऑफ नॉलेज और कम्युनिकेशन मेथड ऑफ नॉलेज के हवाले से आपकी क्या एजम्पशन है या आपके क्या बिलीव्स हैं। इसमें मुख्तलिफ मेथड्स आ जाते हैं जिसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये 2 टर्म्स हैं बेसिकली, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिविज्म या ऑब्जेक्टिविज्म। एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप रिजल्ट्स को, रिसर्च अच्छे से कंडक्ट हो सकती है, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आप एक्सप्लेन करें किसी फिनोमिनन को तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जबकि दूसरी तरफ जो एजम्पशन है कुछ रिसर्चर्स की वो ये होती है कि सब्जेक्टिव टर्म्स को वो प्रेफर करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं, इंटरप्रेटिविज्म को प्रेफर करते हैं और वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव है और इसको उसी अंदाज में समझना चाहिए।
अच्छा, ये अब आप देखेंगे ये दोनों एजम्पशंस यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविज्म, ये दोनों चीज़ें आपकी रिसर्च को किस तरह से चेंज कर रही होती हैं, इंपैक्ट कर रही होती हैं। अगर तो आपकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपका पूरे का पूरा रिसर्च मेथड, आपके पास चॉइसेस ही डिफरेंट हो जाएंगी कि रिसर्च में आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। आप क्वेश्चन सर्वे यूज़ कर रहे होंगे, आप उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए SPSS यूज़ कर रहे होंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन जो है, यानी आप समझते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव कोई सोर्स हो सकता है, रियलिटी की नेचर जो है वो सब्जेक्टिव है, तो फिर आपके रिसर्च मेथड की जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, डाटा कलेक्शन आप इंटरव्यू के थ्रू कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर रहे होंगे, या फिर आप किसी को अपना वो क्या कहते हैं जो उसकी एनालिसिस टेक्निक्स हैं उसमें थीमेटिक एनालिसिस कर रहे होंगे, कंटेंट एनालिसिस कर रहे होंगे, लिटरेचर रिव्यूज़ कर रहे होंगे। तो आप देखें कि एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन किस तरह से आपकी ओवरऑल रिसर्च के जो मेथड है उसको किस तरह से इंपैक्ट कर रही है। तो ये दो चीज़ें अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होंगी कि ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन क्या होती है, जो कि नेचर ऑफ रियलिटी को बेसिकली आप डिफाइन करते हैं कि आप क्या समझते हैं ये नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, और एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन जो है वो आपके हवाले से सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिफाइन कर रही होती है कि आप क्या समझते हैं, कौन सा सोर्स वैलिड है नॉलेज का, और कौन सा तरीका नॉलेज को डिसेमिनेट करने का, आगे कम्युनिकेट करने का वैलिड है। तीसरी एजम्पशन है वो एक्जियोलॉजिकल एजम्पशंस होती हैं, जिनकी बेस पे आप अपनी फिलॉसफी डिफाइन करते हैं, और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। असल जो दो मैंने पॉइंट्स पहले बताए ना आपको, ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन या फिर एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक्जियोलॉजिकल एजम्पशन को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी रिसर्च में एथिक्स का और वैल्यूज़ का, रिसर्चर के एथिक्स का और वैल्यूज़ का क्या रोल होता है इसको क्लैरिफाई करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो एक्जियोलॉजिकल आपकी एजम्पशंस होती हैं, ये बेसिकली ये भी दिखाती हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि एक रिसर्चर किस तरह से अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को और जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे रिसर्चर हैं जो प्रेफर करते हैं कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा सोर्सेज ऑफ नॉलेज को देखे बगैर, या एपिस्टेमोलॉजिकल या ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन की तरफ जाए बगैर, सिंपल एक अपनी आपकी वैल्यू है कि जी मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, मुझे ज़्यादा अच्छे से मौका मिलेगा लोगों को देखने का, उनको ऑब्जर्व करने का, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने का, उनका एटीट्यूड देखने का, वो रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज़ ये हैं कि आप पर्सनल इंट्रैक्शन को प्रेफर करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करें और मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को, सिर्फ आप डाटा पे रिलाई नहीं कर रहे, या वो जो एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन होनी है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि आप बियॉन्ड उस डाटा के जाके आप देखना चाहते हैं कि आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेके, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसको लेके कैसे बात करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कोई एक बंदा ऐसा है वो कहता है कि नहीं जी बस ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन सर्वे के थ्रू, और जो भी किसी ने जवाब दे दिया, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करनी, मतलब खुद बैठ के नहीं, बस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या ऑनलाइन सेंड कर दिया, उस पर डाटा आ जाएगा और डाटा को एनालाइज कर दिया। तो इसका मतलब ये कि आपकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर तो रिक्वायरमेंट ही रिसर्च की आपकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन या आपकी ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशंस इस तरह की हैं कि आप बेहतर यही है कि आप क्वेश्चन सर्वे ही कंडक्ट करें, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च का आपको रिजल्ट मिलेगा, तो फिर तो इसमें वैल्यू का कोई चक्कर ही नहीं है ना, वो तो फिर उसका मतलब है कि वो चीज़ सूट कर रही है। अदरवाइज़ अगर उसको हम एक साइड पर रख दें, तो फिर भी अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है कि नहीं जी मुझे जाना नहीं है, मुझे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें, तो ये एथिकल और एक मॉरल आस्पेक्ट इसका यही बनता है कि जो दूसरा बंदा ज़्यादा टाइम दे रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन करना चाह रहा है, वो बेसिकली उसकी एजम्पशन यही है कि जी मैं लोगों को जब करीब से देखूंगा तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करूंगा उनको, उनके रिस्पॉन्सेज को। और ये जो बंदा है ये इस चीज़ को प्रेफर कर रहा है कि बस ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की, टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो एक्जियोलॉजिकल और ये ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशंस हैं, इनकी आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली होती क्या है। अब इनकी बुनियाद पर आप देखें कि किस तरह से आप अपना वो डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑन्टोलॉजिकल बेसिस पे बात करेंगे तो मैंने आपको रेजिस्टेंस टू चेंज की एग्जांपल दिया। इसी तरह जब आप अपनी रिसर्च फिलॉसफी वाला वो जो एक सेक्शन लिख रहे होंगे मेथोडोलॉजी में, तो उसमें जब आप बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस की, एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशंस की, तो आप बताएंगे कि जी मैं प्रेफर करता हूँ सब्जेक्टिविज्म को, या जाहिर आप प्रेफरेंसेस साथ देते हुए ये सब कुछ बता रहे होंगे कि सब्जेक्टिव रियलिटी की जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है और इसको इन डेप्थ ऑब्जर्व करना चाहिए और इसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने चाहिए। तो आप देखेंगे ये सारा कुछ आगे पेव कर रहा है कि आपके रिसर्च डिज़ाइन का जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, और एक्जियोलॉजिकल जो आपकी एजम्पशंस हैं वो आपके रिसर्च एथिक्स को या एथिकल कंसिडरेशन वाले सेक्शन को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह का कोई टॉपिक अगर आपके जहन में है और उसकी वजाहत आप चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा।